हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं JEE 2021 स्ट्रैटेजी फॉर टॉप 100 एयर। आज तक की बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपने देखी होगी, उस स्ट्रैटेजी को मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी और इससे आप टॉप ऑल इंडिया 100 रैंक लाने के काबिल बन सकते हैं। आज की वीडियो के बाद आपको कंप्लीट प्लान बताया जाएगा आज की वीडियो में, जिसके बाद आप अपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना है रिमेनिंग टाइम के लिए, उसके लिए आप सबसे एफिशिएंटली तैयारी कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैंने ये पूरा आज आपके लिए तैयार कर रखा है। तो फिर आपके लिए अगर आप JEE 2021 एक्सपीरियंट है तो आपको मिनिमम डेली के 10 आवर्स की स्टडी चाहिए। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आप डेली के 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। तो अब लास्ट फेज में आपको मिनिमम 5 आवर्स टेस्टिंग पर्पस को देने हैं, जिसमें से आपका डेली एक 3 आवर्स का टेस्ट होएगा, चाहे वो आप ऑल्टरनेट डेज पे मेंस और एडवांस पैटर्न का कर सकते हैं, या फिर पूरा वीक मेंस पैटर्न का, या फिर 2 या 3 दिन एडवांस पैटर्न के टेस्ट को दे सकते हैं। ऐसे आप अपने लिए बेस्ट शेड्यूल प्लान आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 to 2 आवर्स एनालिसिस टेस्ट का होना चाहिए। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द 5 आवर्स आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ द 5 आवर्स आपको रिवीजन पे टाइम देना है। लास्ट फेज में आपने जितना भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप उसका 80 to 90 या फिर 100% याद रख पाए एग्जाम टाइम तक, उसके लिए आपको 5 आवर्स मिनिमम रिवीजन को रोज देने होंगे। तो 5 आवर्स रिवीजन में से आपको 2 आवर्स अपने वीक टॉपिक्स को देने हैं और 3 आवर्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को देने हैं। इसमें कई बार मुझे कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि हमें तो वीक टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, उल्टा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे कम देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था और मैं आपको यही एडवाइस करता अगर आप 2022 एस्पायरेंट या 2023 एस्पायरेंट होते, लेकिन अब आप 2021 एस्पायरेंट है तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके मिस ना हो जाए, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन वीक टॉपिक्स, जिसके लास्ट में भी क्वेश्चन आपके बनने के काफी कम चांसेस हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हाथ आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल अब एक बहुत ही कॉमन चीज है और आपको इस पे YouTube पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि एक टाइम टेबल मॉर्निंग में बनाया जाए और एक टाइम टेबल इवनिंग में या नाइट में सोने से पहले बनाया जाए। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? मॉर्निंग में आप वो वाला टाइम टेबल बनाते हैं कि आज के दिन में आपको क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीज उसमें से बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन कौन सी चीजों को आपको करना जरूरी है लेकिन वो आप आज नहीं तो कल भी कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ तो आप बैकअप टाइम में उसे कर सकते हैं, लेकिन वो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको आपको सारा मॉर्निंग में अपने 3 चीजों में डिवाइड करके अपने शेड्यूल को लिखना है। इवनिंग में एक छोटा सा आपका टाइम टेबल बनेगा कि आपने आज के पूरे दिन में क्या किया। आप अपना सारा लिख के सोएंगे और अप्रोक्सीमेटली टाइम कैलकुलेट करेंगे, मुझे इसमें इतना टाइम लगना चाहिए था लेकिन इतना टाइम लगा। एक्चुअल में कितना टाइम लगा आप उसको ना लिखकर कितने टाइम लगना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिन की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करिए। उसी हिसाब से मैं आपको कहता था कि अगर आपको दिन के 10 आवर्स पढ़ने हैं तो 10 आवर्स का आपका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो होना चाहिए। एक्चुअल में हो सकता है आपको उतना काम करने में 8 आवर्स लगे हो या फिर आपको उतना काम करने में 12 या 14 आवर्स भी लगे हो। आपको अपना जितना आपका प्लान था 10 आवर्स का कि 10 आवर्स के टाइम में मैं ये सब कर सकता हूं, आपको उतना काम करना है। एक और चीज मैं आपको इसमें एडवाइस करना चाहूंगा कि कई बार कुछ चीजें होती है कि आपको पता चलता है कि ये काम मैंने ऑलरेडी ही कर रखा है, मैंने गलती से लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेंस की एक्सरसाइज उठाई, आपने उसके 20 क्वेश्चन में से कभी भी आपको टाइम मिला था आपने 2-3 रैंडम क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए थे, तो आपको 20 क्वेश्चन की जगह जो 1 आवर लगना चाहिए था उसकी जगह आपने 45 मिनट्स में कर लिया। उसके बोनस के लिए आप हमेशा अगर आपने टाइम टेबल में 10 आवर्स पढ़ना है तो उसके लिए ऑलरेडी आप 14 या 15 आवर्स का काम लिख के बैठा करिए। उससे क्या होता है आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है, जिससे आपके दिमाग आपके न्यूरॉन्स आपके सिग्नल देते हैं कि आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, जिससे आपके आउटपुट प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा आती है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बुक्स। बुक्स में आपको 4 चीजों को मेनली फॉलो करना है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, रिवीजन और मॉक टेस्ट।
4 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा अभी आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो हर किसी के पास होती है और एनसीईआरटी को भी आपको डेली 5 आवर्स में से एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर का टाइम देना ही है। फिर आते हैं आपके पीवाईक्यूज। अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे जो बेस्ट बुक लगी वो ओसवाल बुक्स की थी, जिसमें आपके 32 सॉल्व पेपर्स है। या फिर पीवाईक्यूज में आप अरिहंत, दिशा पब्लिकेशन या एमटीजी किसी को भी रेफर कर सकते हैं। मैंने अभी फॉर रेफरेंस अरिहंत लिखा है। रिवीजन के लिए ओसवाल के आप माइंड मैप्स जो होते हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई और भी अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे माइंड मैप्स मिला आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप ओसवाल के जेई मेंस के मॉक टेस्ट रेफर कर सकते हैं, अरिहंत के जेई एडवांस के या फिर दिशा के जेई एडवांस और मेंस के आप रेफर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इन सब बुक्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीदने के लिए दे दूंगा, उधर से आप इनके लेटेस्ट एडिशन फॉर 2021 एडिशन बाय कर सकते हैं एट द बेस्ट प्राइस। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तक हम 3 पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ जेई कैटेगरी जो आपकी इस टाइम पे मार्केट में है, ऑलमोस्ट सारी बुक्स का रिव्यू हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे अपलोडेड है। आप अगर उनको जाके देखना चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करके उसके सारे बुक रिव्यूज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उधर जेई एडवांस की बुक सीरीज का रिव्यू अलग से है, जेई मेंस की बुक सीरीज का रिव्यू अलग से है, नीट का अलग से है, क्लास 9th 10th और एनटीएससी इनकी 3 अलग से बनी हुई है। उधर से जाकर आप बेस्ट बुक रिव्यूज देख सकते हैं, जिसमें हमने एक बुक के हर एक चैप्टर के एक सैंपल लेकर एक चैप्टर को उसका एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है, और हिडन पॉइंट्स भी जो कुछ बुक्स में होते हैं जो आप कई बार देखना मिस कर सकते हैं, हमने उसको भी कवर किया हुआ है। फिर आता है आपका नेक्स्ट 5th पॉइंट जो आता है क्विक रिवीजन के लिए भी हमारे चैनल पर नोट्स अपलोडेड है, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्लानिंग करनी है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक पार्ट ऐसा है जो आपका लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है रादर देन स्टार्टिंग में। अगर आप जेई के फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के फेज में होते हैं तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल पार्ट है और उसमें कुछ आपको याद नहीं रखना होता, तो वो आप एंड तक फिर भी याद रख सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक पार्ट का आपको लास्ट में काफी ज्यादा टाइम मांगता है इनऑर्गेनिक पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली 1.5 आवर डिवोट कर रहे हैं टोटल केमिस्ट्री पे, तो उसका हाफ टाइम एटलीस्ट आपको इनऑर्गेनिक पार्ट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की आपको फॉर्मूला शीट्स टाइप्स या फिर चार्ट्स बनाने चाहिए, माइंड मैप्स बनाने चाहिए, वो एक काफी इफेक्टिव वे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन की रिएक्शंस लिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में, तो फिर आप एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाकर उसके साइड पे काफी सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं। उससे ये आपका थोड़ा इंटरेक्टिव और कलरफुल बनाने का कोशिश किया जाएगा उसे, ताकि जो है आपका वो आपको अगली बार पढ़ने का भी आपका मन करे, और ऐसे अगर आप बार बार उसे पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स बनाना ही बहुत है, और मैं ये रिकमेंड करता हूं जनरली कि अगर आपको 1.5 आवर केमिस्ट्री को देना है तो उसमें से आप 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक पार्ट को दीजिए, हाफ एन आवर ऑर्गेनिक पार्ट को दीजिए, और 15 मिनट्स अगर आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री को दे देंगे लास्ट टाइम पे, अगर आपने पहले अच्छे से किए तो भी वो आपके लिए सफिशिएंट है। लास्ट के 15 मिनट्स में आप फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 3 दिन एक फिजिकल के चैप्टर को दे रहे हैं तो आप पहले दिन 15 मिनट्स में उसको रिवाइज करिए सारे अपने फॉर्मूलाज वगैरह को। सेकंड 15 मिनट सेकंड डे के आप उसी के रिलेटेड कुछ अपने प्रॉब्लम बुक में से क्वेश्चंस कीजिए, और थर्ड डे पे आप पीवाईक्यूज कीजिए। ऐसे में जनरली आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी करने को रिकमेंड करूंगा। इनऑर्गेनिक का करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 दिन सिर्फ थ्योरी पे लगाए और तीसरे दिन आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जाइए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपकी थ्योरी ज्यादा होती है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ी कम चाहिए होती है। अगर आप हमारे चैनल पे देखें तो हमने ऑलरेडी बूस्टर टिप्स नीट और जेई के लिए अपलोड की हुई है, और ये 1 to 2 मिनट्स की मैक्सिमम है, कुछ 30 सेकंड्स की भी है, जो कि आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है इस लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास टाइम नहीं होता और आप जस्ट एक मॉक टेस्ट करके फॉर एग्जांपल उठे हैं 3 आवर्स का, तो आपको रिलैक्सेशन के लिए आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन चलाने की जगह मैं रेफर करूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाइए, बूस्टर टिप्स देखिए। उससे क्या है, आप री एनर्जाइज भी होंगे, आपको नए आइडियाज आएंगे डेली कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे ज्यादा इफेक्टिव
बना सकते हैं और उससे आप अपने कॉम्पिटिटर से ऐसे धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जेई एक बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जिस 1 मिनट भी जो आप वेस्ट करते हैं इस एंड मोमेंट पे, स्पेशली उसी टाइम पे 1 मिनट में बच्चा कोई और आपसे आगे निकल रहा होगा, उसी टाइम पे वो ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा होगा और वो धीरे आपसे आगे निकल जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए आप हमारे चैनल पे बूस्टर टिप्स देख सकते हैं या फिर बुक रिव्यूज में आप सिर्फ इफेक्टिवली हमने क्रिस्प बुक रिव्यूज बनाया है जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले और आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए। तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये अकेला सब्जेक्ट है जो सबसे कम प्रैक्टिस में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जो सबसे कम टाइम में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है वो है फिजिक्स। कुछ बच्चों को लगता है कि हम तो सबसे ज्यादा टाइम देते हैं फिजिक्स को, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स सबसे कम आते हैं। अब इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। फिजिक्स में आपको एडवांस्ड और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने आफ्टर कॉन्सेप्ट्स। फिजिक्स आपका मैथ्स की तरह नहीं है। पहली बात तो आपको फिजिक्स को सिर्फ एक अलजेब्रा की तरह इक्वेशंस बना के करेंगे तो आपकी फिजिक्स कभी अच्छी नहीं हो सकती। आपको फिजिक्स को फील करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे सामने अगर कोई भी एनएलएम का क्वेश्चन आता है तो मेरी अप्रोच ये होती है कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा क्वेश्चन का एग्जांपल अगर मैं लेके कहूं, एक हमारा वेज होता है और उस पर ब्लॉक रखा होता है और हमें उसकी एक्सेलरेशन निकालनी होती है, बोथ आर लूज। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो कंपोनेंट्स बनाएंगे डायरेक्टली और उसकी सॉल्विंग करना शुरू करेंगे। ऐसा करने के बजाय दूसरी अप्रोच जो स्मार्टर बच्चे यूज करते हैं वो ये होती है कि आप उसके लिए एक बार आंखों को बंद कीजिए और फील करिए अपने दिमाग में कि अगर वो ब्लॉक को छोड़ा जाए तो कैसे मोशन एक्चुअल में हो रहा होगा। जैसे जैसे आप इसे फील करना शुरू करेंगे आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी और फाइनली ऐसे आप फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस फिजिक्स के कर पाएंगे। ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है। इनिशियली आपको लगेगा कि इससे तो मेरा बात नहीं बन रही मतलब, लेकिन 1 मंथ अगर आप ट्राई कीजिएगा तो मैजिकल डिफरेंस होगा। नॉर्मल डिफरेंस नहीं, मैजिकल डिफरेंस होगा इससे। अगर आपका हो, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखने चाहिए। क्या अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं, फिर तो सॉल्यूशन देखने चाहिए ना। मैं वही आपको गाइड कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 20 मेंस के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, आप उसको एक बार में पूरे 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके उसमें 15 क्वेश्चंस हो गए, उसे साइड पे रखिए, उसके आंसर्स चेक कीजिए और जो नहीं हुए उसके अभी आंसर्स नहीं चेक करने आपको। फिर वापस 25 क्वेश्चंस को लेके बैठिए और आप देखेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कारण आपके 2 to 3 क्वेश्चंस और बन ही जाएंगे। या फिर अगर आपके 10 बने तो आपके 12 या 13 क्वेश्चंस भाई बनने पक्के हैं। अगर आपसे बाकी क्वेश्चंस दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में नहीं होते तो फिर बेस्ट रहेगा उनका सॉल्यूशन देखिए, या फिर और भी बेटर रहेगा अगर आप अपने टीचर के पास जाइए और सर को कहिए कि सर मुझे इसका आंसर मत बताओ, मुझे सिर्फ इसका हिंट बता दीजिए कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेप भी समझ में नहीं आ रहा। इससे जो है आपकी धीरे धीरे थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सर आपको पहला स्टेप बता देते हैं, उसके बाद आप उसे फिर से ट्राई कीजिए। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए, फिर सर से डिटेल में डिस्कस कीजिए। ऐसे अगर आप हिंट लेकर फिर से ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटर होती जाएगी। इसके कारण ही आपकी थिंकिंग बेटर होगी और आपको फिजिक्स की फील आने लगेगी। जो लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स को फील करो, वो फिर आपको एक्चुअल में फील आएगी, जो कि काफी लोगों को बहुत बाद में जाकर आती है। और इससे आपके फाइनल एग्जाम में बूस्ट मार्क्स होंगे और आपका फाइनल एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स की जो मैं ट्रिक बताता हूं वो सिर्फ कुछ नहीं है, उसमें मैथ्स सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस मांगता है। इसके अलावा मैथ्स की करने की और कोई ट्रिक नहीं है। सॉल्यूशन को मैथ्स में नहीं देखना है, सॉल्यूशन मैथ्स में लास्ट ट्रिक होनी चाहिए कि मैथ्स का सॉल्यूशन देखते ही वो क्वेश्चन हो जाता है, वो फिजिक्स की तरह फील नहीं करना पड़ता। मैथ्स का क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन देखते ही आपको समझ में आ जाता है और आप आगे चल जाते हैं, तो ये गलत अप्रोच होती है स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स में आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रीअटेम्प्ट करना है और सोचने की और किस तरीके से हो सकता है। जो मैं मैथ्स में ट्रिक यूज करता था वो ये यूज करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखिए, आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन क्या है। सोचो कि इस इंफॉर्मेशन से मैं कुछ और क्या रैंडम चीजें
सारी चीजें क्या निकाल सकता हूं। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपका कोई भी रिलेशन, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर आपको उसकी रेंज भी फाइंड करनी है, अगर आपसे रेंज भी नहीं फाइंड आउट हो रही, मैं कुछ नहीं करता, मैं उसके सम और प्रोडक्ट भी लिख देता हूं। उससे क्या होता है, जब मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है अराउंड, अगर मैंने एक ही रैंडम इक्वेशन से 20 चीजें लिख दी, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 या 3 चीजें मुझे काम की मिल जाएंगी और जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उल्टा अगर मैं सिर्फ उन 2 या 3 चीजों को ढूंढता रहता तो शायद मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट टारगेट ना कर पाता या प्रॉपरली मुझे वो चीजें दोनों ना मिल जाती और एक दो कंडीशन छूटी रह जाती। ये थी आज की टिप्स। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।